फ्लूइड प्रेशर फ़ॉर्मूला मतलब द्रव दाब का सूत्र को डेरिवेट करेंगे कि कैसे आखिर द्रव दाब का सूत्र आया। तो आइए डेरिवेट करते हैं। सबसे पहले एक पानी भरा हुआ एक पात्र लेंगे, ठीक? एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें एक पानी भरा हो, सिलेंडर के टाइप का। उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे जो उसके ऊपर तैरे, जैसे ये है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, मान लेते हैं इसकी हाइट h है और इसका जो डेंसिटी है वो रो है। क्या है? रो। इसको रो बोलते हैं, रोने वाला रो नहीं, रो, ये इसका नाम है, इसको रो बोलेंगे। डेंसिटी रो है और इसका जो वेट है वो mg है और इसका जो एरिया है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो mg है और इसका जो एरिया है वो a है। ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो आपको सर्कल टाइप दिखाई नहीं दे रहा है, सर्कल टाइप, यही इसी को एरिया बोलेंगे। यहाँ नीचे होगा वो हिस्सा। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रेशर का जो फ़ॉर्मूला है, मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि हमारा जो प्रेशर का फ़ॉर्मूला है, फ़ोर्स अपॉन एरिया। फ़ोर्स की जगह पे हमने थ्रस्ट पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा थ्रस्ट है वो फ़ोर्स का ही एक दूसरा नाम आप बोल सकते हो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोर लगाना या धक्का देना, ठीक? बिना फ़ोर्स के तो वो भी होने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फ़ोर्स की जगह पे हमको लाना है रो जी एच, जो कि हमारे प्रेशर का फ़ॉर्मूला है। तो सिंपली हमको उसमें तो फ़ोर्स है नहीं, तो फ़ोर्स को हटाएँगे। फ़ोर्स का हमारा जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या तो उसको ग्रेविटी से एक्सेलरेट करो या फिर जो है नॉर्मली एक्सेलरेशन से। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि हमारा जो फ़ोर्स होता है वो वेट के बराबर होता है। जो हमारा फ़ोर्स है, बल, वो वेट भार के बराबर होता है और दोनों का जो वैल्यू होता है वो mg ही होता है। मतलब F बराबर mg भी बोल सकते हो और आप, या फिर F बराबर ma बोलो, दोनों सेम ही है। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, F की जगह पे हम mg को पुट कर देंगे, रख देंगे। अब mg, कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आपने mg क्यों रखा, कैसे रख दिया? तो भाई आप लोग सब्ज़ी मंडी में जाते हो सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी वाले के पास एक तराजू होता है। तराजू के एक पलड़े में वो लोहे का टुकड़ा रखता है 1 केजी का। आप बोलोगे कि हमको 1 केजी आलू दे दो, तो वो ये लोहे के एक टुकड़े को उस तराजू के पलड़े में एक साइड रखेगा 1 केजी का और दूसरी साइड आलू को रखेगा, और जब काँटा बराबर हो जाता है तो वो क्या करता है, आलू आपको पॉलीथीन में पैक करके दे देता है। या फिर आप देखते हो कि उसी लोहे के टुकड़े को दूसरे पलड़े में और उस आलू को लोहे के टुकड़े वाले पलड़े में रखा जाए, तब भी हमारा काँटा बराबर रहता है। तो वही चीज़ है। तो हम या तो फ़ोर्स की जगह पे mg को रखें या फिर mg की जगह पे फ़ोर्स को, मान वही आएगा, मतलब वही निकलेगा, ठीक? तो हमने क्या कर दिया, प्रेशर इक्वल टू फ़ोर्स की जगह पे mg को रख दिया। आगे बढ़ेंगे, मास। अब देखेंगे कि हमको देखो, प्रेशर के फ़ॉर्मूले में जो हमारा फ्लूइड प्रेशर है, मतलब द्रव दाब का जो सूत्र है, उसमें मास भी नहीं चाहिए। तो मास मतलब द्रव्यमान, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो उसको भी हटाने के लिए हमारे पास मास का भी एक फ़ॉर्मूला होता है, जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब ये जो पानी है ना, पानी, इसकी डेंसिटी और ये जितने दूरी में भरा हुआ है, अगर हम उसका वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो है मास निकल जाएगा, इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे, मास की जगह पे हम लोग डेंसिटी, मतलब हमारा रो और वॉल्यूम को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा फ़ॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब यहाँ पे रो जी तो आ गया, हमको चाहिए हाइट। प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर फ़ॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट। ये h, क्या चाहिए, h, हाइट। हम लोग देखेंगे कि हमारे जो वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला होता है V, मतलब एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वो हाइट इंटू एरिया होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो, हाइट को भी नॉर्मली हम लोग दूरी से ही मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, तो ये मीटर हो गया इंटू एरिया जो होता है हमारा वो मीटर स्क्वायर होता है। एरिया जो होता है हमारा, हाइट जो हमारा है, हाइट को भी मीटर से मापेंगे इंटू जो हमारा एरिया होता है, वो मीटर स्क्वायर होता है। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, और जो हमारा मीटर क्यूब होता है, वो वॉल्यूम का ही यूनिट होता है, ठीक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने वेट की जगह, मतलब वॉल्यूम की जगह पे हाइट को और उसकी एरिया को रख देंगे।
देखेंगे हम इसके नीचे एरिया है और यहाँ पे भी एरिया है। क्या करेंगे एरिया और एरिया को काट देंगे। एरिया से एरिया को काट देंगे तो हमारा फ़ॉर्मूला हमको मिल जाएगा प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। क्या बचेगा? प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पर हमारा रो एक फ्लूइड प्रेशर है, द्रव दाब है। जो हमारा पी है वो फ्लूइड प्रेशर द्रव दाब है और जो हमारा रो है वो डेंसिटी है जिसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं। जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और जो हमारा एच है वो डेप्थ है गहराई। क्या बोलेंगे? गहराई। इसकी हाइट मतलब यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक की गहराई बोल दो, हाइट बोल दो सेम ही है। ठीक? तो ये हमारा प्रूफ हो गया फ़ॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे। लेवल ऑफ फ्लूइड प्रेशर द्रव दाब के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए डिवाइडिंग इन द ओशियन, diving in the ocean. As we go deeper into the ocean, water pressure increase. समुद्र में गोता लगाना। जैसे-जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, पानी का दबाव बढ़ता जाता है। पीछे भी आपको बताया ही हूँ कि जो हमारा प्रेशर होता है, वो हाइट मतलब गहराई के डेप्थ के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक? डैम The artisanal thick of the dam is created because the water pressure behind the dam is very high. बांध डैम को हिंदी में बांध बोलते हैं। बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि बांध के पीछे का पानी का जो दबाव होता है वो बहुत ही अधिक होता है डैम के पीछे। अरे यार डैम जो पानी को रोकने का काम करता है बांध बोलते हैं। बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे-किनारे साइड-साइड डैम बनाए जाते हैं। ठीक? ताकि पानी बहे ना, बह कर के गाँव में ना आए। अगला है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला एग्ज़ाम्पल जो हमारा है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट फ्लूइड प्रेशर इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में द्रव दाब का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जो लिफ्ट लगी होती है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही होती है एक तरह से जो पास्कल के नियम पे ही आधारित है। आगे पढ़ा जाएगा, आप इस वीडियो को देखिए, इस कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें वाटर भरा हुआ है पानी, एक लिक्विड ही है ये। जब इंजेक्शन के एक छोर को दबाया जा रहा है, तो दूसरे साइड से ये इसको उठा दे रहा है। इसको बोलते हैं प्रेशर। कितना आराम से जो है ये उठा दें, यहाँ से हल्का-सा भी हम बल लगाएँगे, फ़ोर्स लगाएँगे और ये बड़े आराम से इसको उठा देगा। ठीक? एक बार फिर से देखिए, यहाँ से ये प्रेशर इस पे दे रहा है और ये बीच में जो पाइप है ना, ये पाइप में पानी भरी हुई है। पाइप में जो है पानी भरी हुई है और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत पे ही काम कर रहा है, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे ही। अब आप बोलोगे कि पानी ही क्यों भरा हुआ है? और कुछ नहीं हो सकता लिक्विड होना चाहिए क्योंकि जो लिक्विड होता है ना, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं अणु, वो बहुत पास-पास होते हैं, एक-दूसरे से काफ़ी जुड़े होते हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें मॉलिक्यूल्स को समझोगे, तब आपको शायद समझ में आए। आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रेशर द्रव दाब के अनुप्रयोग। हाइड्रोलिक मशीन, अभी मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। हाइड्रोलिक मशीन का क्या उपयोग हाइड्रोलिक मशीन का क्या उपयोग है देखते हैं। ब्रेक, आप लोग नॉर्मली बाइक देखे होंगे, उस बाइक में जो है हमारा आ रहा है इस समय का डिस्क ब्रेक। आप लोग देखोगे थोड़ा-सा हल्का-सा डिस्क ब्रेक पे प्रेशर देते हो, आपका जो पहिया है ना, पहिया वो एकदम जाम हो जाता है, रुक जाता है। तो वो जो है वो हाइड्रोलिक मशीन के ही अंतर्गत आता है, उसमें भी तेल भरा जाता है, तेल। उसका ऑयल आता है, ब्रेक ऑयल बोलते हैं। उस उस ऑयल को एक कंटेनर टाइप बना होता है, ट्यूब की तरह, उसमें वो पड़ता है और पाइप के माध्यम से जो है वो नीचे ब्रेक ब्रेक तक जाता है और उस ब्रेक ब्रेक में जो है 2 पिस्टन लगे होते हैं, जो ब्रेक शू को धकेलते हैं, धक्का देते हैं। और जब भी हम अपने हाथ से ब्रेक लीवर को जो है दबाते हैं, तो उस दबाने की वजह से उस जो हमारा अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड में जो है प्रेशर लगता है और लिक्विड में जो प्रेशर लगता है, उस लिक्विड में प्रेशर लगने की वजह से
जो है उस पाइप पे भी प्रेशर पड़ता है और पाइप पे प्रेशर जब जाता है, तो आप जैसे पिछले भी अभी कुछ देर पहले वीडियो में देखे हो कि एक जो हमारा जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन उसको एक साइड से दबाया जा रहा है और दूसरे साइड से वो उसको उठा दे रहा है। तो उसी तरह से वो उस पिस्टन को जो है धकेलता है और पिस्टन को धक आप लगाओगे थोड़ा-सा प्रेशर और वो उसका 4 गुना करके वो धकेलेगा और वो दोनों के दोनों ब्रेक शू उस लोहे का जो पैनल है वो पकड़ लेगा और पकड़ने की वजह से हमारा जो पहिया है वो एकदम जाम कर देता है, जिसको आप डिस्क ब्रेक बोलते हो, ठीक है? तो ब्रेक आजकल कोई ज़रूरी नहीं मतलब हमारा बाइक में ही हो, अभी शुरू जल्दी से ही बाइक में आने लगा है, पहले कारों में, ट्रक्स वगैरह में आता था। जैक उम, इसी हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग करके जो पहिया वगैरह बदलते हैं ना लोग, आप लोग कई बार देखे होंगे जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों के पहिए जो है ब्लास्ट कर जाते हैं या पंचर वगैरह बनवाना रहता है, तो हाइड्रोलिक जैक आ गया, बटन दबाओ वो खुद अपने आप उठा कर के ऊपर फेंक देगा। तो वाटर सप्लाई डिलीवरिंग वाटर फ्रॉम ए वाटर टैंक टू द हाउस पानी की आपूर्ति, पानी के टैंक से घरों तक पानी पहुँचाना। आप ऊपर जो है टंकी लगाए रहते हो, ना ही आप उसमें कोई मशीन लगाते हो ना कुछ। टूटी खोले ही नहीं, अपनी आप इतनी तेज़ी से पानी नीचे आता है, आप लोग खुद देखे होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अटेंशन हैज़ टू बी पेड द फ्लूइड्स प्रेशर। बाँध का निर्माण बाँध का निर्माण करते समय द्रव दाब को ध्यान में रखना होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारे द्रव दाब के? No matter which container the flow is placed in, the pressure at its bottom it is always the same, no matter what the size of the container. द्रव किसी भी पात्र में रखा जाए, उसकी तली पर दाब हमेशा समान ही होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। The pressure of a liquid appear to the equal in all direction. जो हमारा द्रव का दाब होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से ही लगता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं लगता। बॉयंसी उत्प्लावन उत्प्लावन बल ये भी थ्रस्ट से ही लगभग संबंधित ही है। प्लावन बल उसको प्लावन बोलते थे, ये हमारा उत्प्लावन बल। आप लोग देखे होंगे जो गाँव के लोग होते हैं, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति पानी में डूबता है या फिर डूबने की वजह से उसकी जान जाती है, तो लोग कहते हैं कि जो गंगा माता हैं, वो लोगों को 3 बार या 4 बार ऊपर उठा-उठा कर के फेंकती हैं, ताकि वो बच इसके पीछे का जो हमारा साइंटिफिक रीज़न है, वो है उत्प्लावन, बॉयंसी बोलते हैं उसको, उत्प्लावन बल। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु पे फ़ोर्स लगाते हैं, कितने भी बल से, उतने ही बल से वो हमारे ओर तरफ भी फ़ोर्स लगाती है, ठीक? तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप पानी में हाथ डालो ना, जब आप पानी में हाथ डाल कर के कुछ प्रेशर लगाओगे और उसके बाद जब आप हाथ ढीला करो तो वो अपने आप आपके हाथ को ऊपर करेगा, ऊपर उठा देता है और उसी ऊपर उठाने की प्रक्रिया को ही हम लोग उत्प्लावन, बॉयंसी बोलते हैं। बॉयंसी एक ऐसी बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर धकेलती है। यह बल द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है और इसका कारण द्रव के अंदर अलग-अलग गहराई पर अलग-अलग दाब का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, एक बस जो कि पानी में डूबा हुआ है, ठीक? सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी ये ग्रेविटी का सेंटर है और ये बुओयंट फ़ोर्स है, ठीक? जो कि ऊपर की ओर धकेल रहा है और नीचे से ग्रेविटी इसको खींच रही है, ठीक? अगर यहाँ ऊपर से हम इस पे और प्रेशर दें, इसको धकेलें, दबाएँ, तो नीचे से ये जितनी तेज़ बल हम ऊपर से लगाएँगे, उतने ही तेज़ी से नीचे से इसको ऊपर फेंकेगा। इन सिंपल और सरल शब्दों में देखते हैं, व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट इन वाटर टू फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं, तो वस्तु पर 2 बल लगते हैं, ग्रेविटी
दिस फोर्स पुल्ड द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। गुरुत्वाकर्षण यह बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। Buoyancy, this force pushed the object upward। उत्प्लावन यह बल वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। If the buoyancy force is greater than the force of gravity, the object floats। अगर उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है। If the force of gravity is greater than the buoyancy force, the object shrinks। अगर गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती। उदाहरण कुछ देखते हैं। ए शिप मेड ऑफ आयरन विच इज हैवियर देन वाटर, नेवरदलेस द शिप फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स शेप इज सच दैट it displaces a lot of water, and thus the buoyancy force becomes so great that the weight of the ship is balanced। एक जहाज लोहे का बना होता है जो पानी से भारी होता है, फिर भी जहाज पानी पर तैरती है क्योंकि इसकी आकृति ऐसी होती है कि यह बहुत सारा पानी विस्थापित करता है और इस तरह उत्प्लावन बल इतना अधिक हो जाता है कि जहाज का भार संतुलित हो जाता है। सिंपली है यार, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर है वो कम लगता है, इस वजह से डेंसिटी भी वहाँ कम हो जाती है और इस वजह से हमारा जो जहाज है वो तैरने लगता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ buoyancy, उत्प्लावन बल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। According to this principle, the buoyancy force acting on an object immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by that object। इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। मान लो कोई पानी है, तेल है, कुछ भी है, उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, जो नीचे से पानी अपना फ़ोर्स लगाएगा, उस उसका उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब उसको हम दबाएँगे, तो द्रव को साइड से हटाएगा ना नीचे से, तभी तो अंदर जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो हमारा विस्थापित द्रव होता है उसके वेट के बराबर होता है। आगे हम लोग आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। डेंसिटी, फिर से हमारा डेंसिटी आ गया। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन्स वेदर it will sink or float in the liquid in a liquid। If the density of an object is less than the density of the liquid, it will float। किसी वस्तु का घनत्व यह निर्धारित करता है कि वह किसी द्रव में डूबेगी या तैरेगी। अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह तैरेगी। शेप, आकृति। The shape of the object also affects buoyancy of two objects made of the same material। The object whose shape is such that it displaces more water will have the greater buoyancy force। वस्तु की आकृति भी उत्प्लावन को प्रभावित करती है। एक ही पदार्थ से बनी दो वस्तुओं में से जिस वस्तु की आकृति ऐसी हो कि वह अधिक पानी विस्थापित करती है, वही वस्तु अधिक उत्प्लावन बल लगेगा। मतलब उसी वस्तु पे अधिक उत्प्लावन बल लगेगा, वो तैरेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ buoyancy, उत्प्लावन का महत्व। शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ buoyancy। जहाज का जो निर्माण होता है वो buoyancy सिद्धांत के आधार पर ही होता है, मतलब उत्प्लावन बल के सिद्धांत के आधार पर ही होता है। सबमरीन्स, सबमरीन्स कैन गो both under and above water because they have a system to control buoyancy। पनडुब्बियाँ
पनडुब्बियाँ पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह जा सकती हैं, क्योंकि इनमें बॉयंसी मतलब उत्प्लावन बल का जो नियंत्रण करने की व्यवस्था होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। Airplanes fly in the air because the shape of the wings exerts an upward force on the air similar to the principle of buoyancy। हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं क्योंकि पंखों की आकृति उनकी पंखों की जो आकृति होती है, वो हवा पर एक ऊपर की ओर उठने वाला बल लगाता है, जो बुयांसी के सिद्धांत से मिलता-जुलता है और उस बल का नाम है श्यान बल। उसको हिंदी में श्यान बल बोलते हैं, जो कि हमारे बुयांसी फ़ोर्स का ही ट्रू कॉपी है। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, यहाँ हम लोग आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को अच्छे से समझेंगे। Archimedes' principle is known as the physical law of buoyancy. This principle states that when an object is completely or partially immersed in a liquid, there is an upward force on it which is called buoyancy force. This buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by the object। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन के भौतिक नियम के रूप में जाना जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन के भौतिक नियम के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबी होती है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इन सिंपल वर्ड, when you put an object in water, it feels light. This happens because the water is pushed the object upward। सरल शब्दों में, जब आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वह हल्की महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा होता है या उस पर उत्प्लावन बल काम करता है। जैसे देखिए ये शिप है और इस शिप में इसका जो वेट है वो एकदम नीचे की साइड ही होता है, मतलब एक सीधी जगह पे। पूरा वेट पूरा जो उसका भार होता है वो एक ही जगह पे होता है ताकि हमारा शिप इधर-उधर ना हो। जो समुद्र की लहर होती हैं, उन लहरों के कारण शिप काफ़ी मतलब अक्सर डूब जाती हैं। तो उन डूबने शिप हमारे शिप को डूबने से बचने के लिए उन शिप का शेप कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ताकि जो शिप का वेट जो भार हो, वो एकदम परपेंडिकुलर हो, हमारे वाटर के और एकदम नीचे हो, ताकि दोनों साइड वो बैलेंस किया रहे, बचाया रहे। अभी देखो यहाँ बुयांसी जो फ़ोर्स है हमारा ऊपर की तरफ फ़ोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, वेट हमारा नीचे की तरफ है, mg हमारा नीचे काम करेगा, ठीक? और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी और जब पानी की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी कम होगी, तो हमारा जहाज बड़े आराम से तैरेगा। एग्ज़ाम्पल, while bathing, when you sit in the bathroom, the water levels rise. This happens because you have displaced some water. Water pushed you upward, allowing you to swim। नहाते समय जब में बैठते हैं तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ पानी को विस्थापित कर दिया है। पानी आपको ऊपर की ओर धकेलता है जिससे आप तैर पाते हैं। Ships ships are made of large pieces of iron, yet they float on water। This happens because the shape of the ship is such that it displaces a lot of water। The weight of the displaced water is equal to or greater than the weight of ship, allowing
दिस शिप जहाज लोहे के बड़े टुकड़े से बने होते हैं, फिर भी वो पानी पर तैरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज का आकार ऐसा होता है कि वह बहुत सारा पानी विस्थापित करता है। विस्थापित पानी का भार जहाज के भार के बराबर होता है या उससे अधिक होता है, जिससे जहाज तैर पाता है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत का करती है निरूपण। Buoyant force is equal to density into gravity into volume of displaced fluid. Sorry. उत्प्लावन बल F is equal to विस्थापित द्रव का घनत्व रो इंटू गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इंटू विस्थापित द्रव का आयतन, इसको मिला करके इसमें बनाया गया है। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो हमारे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का फार्मूला है। जहाँ से अगर किसी की वॉल्यूम दी हो आपको उसका डेंसिटी दिया हो, तो आप ग्रेविटेशनल अगर आपको आयतन दे दिया जाए और डेंसिटी दे दिया जाए विस्थापित द्रव का, तो आप वहाँ पे उत्प्लावन बल पता कर सकते हो कि हमारा उत्प्लावन बल यहाँ कितना लग रहा है। व्हाई इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? शिप बिल्डिंग जो कि आप पढ़ चुके हो, सबमरीन आप पढ़ चुके हो, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। स्विमिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्विमिंग। तैराकी में आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Archimedes principle is used in many places in daily life. It is an important principle of physics that help us understand the behavior of fluids. आर्किमिडीज का सिद्धांत दैनिक जीवन में कई जगह उपयोग किया जाता है। यह भौतिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें तरल पदार्थ के व्यवहार को समझने में मदद करता है। रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व relative density is a comparative measurement of the density of a substance with the density of a reference substance. In other words, it tells how much more or less dense a substance is than water. किसी पदार्थ का किसी पदार्थ के घनत्व का संदर्भ पदार्थ के घनत्व से तुलनात्मक माप है। दूसरे शब्दों में यह बताता है कि कोई पदार्थ पानी से कितना अधिक या कितना कम घना है। सिंपल है, इसका जो डेंसिटी है, घनापन है, वही नापने का ये फ़ॉर्मूला बता रहा है यहाँ पे। व्हाई इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्टांस इम्पोर्टेंट? डिफरेंट सबस्टांस हैव डिफरेंट relating density which help in identify substance। क्यों महत्वपूर्ण है पदार्थों की पहचान? विभिन्न पदार्थ का सापेक्ष घनत्व अलग-अलग होता है, जिससे पदार्थ की पहचान करने में मदद मिलती है। स्टडी ऑफ मिश्रणों का अध्ययन। Relative density is used Relative density is useful in estimating the amounts of different substance in mixture। मिश्रणों के विभिन्न पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाने में आपेक्षिक घनत्व उपयोगी होता है। Industrial processing Many industrial processes such as mining and oil refueling relate Relative density is an important factor। कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे खनन और तेल शोधन अपेक्षिक घनत्व एक महत्वपूर्ण कारक है। हाउ रिलेटिव डेंसिटी इज कैलकुलेट? अपेक्षित घनत्व कैसे निकाला जाता है? रिलेटिव डेंसिटी इज कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अपेक्षित घनत्व की गणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी
रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस, जिस पदार्थ का आप डेंसिटी ले रहे हैं उसका उसका बटे डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस सबस्टेंस, जिससे आप उसका तुलना करने वाले हैं। जैसे अगर आप पानी की डेंसिटी से तुलना करेंगे तो नीचे आप पानी की डेंसिटी को रखेंगे। आप अगर पेट्रोल की डेंसिटी से तुलना करने वाले हैं तो पेट्रोल की डेंसिटी आप रखेंगे। आप अगर डीज़ल की डेंसिटी से तुलना करने वाले हैं तो डीज़ल से, गियर ऑयल से, ब्रेक ऑयल से, किसी से भी तुलना जिससे आपको तुलना करना है उसको नीचे और जिसका तुलना करना है उसको ऊपर। तो किसी पदार्थ का घनत्व और बटे पानी का घनत्व, ये पानी से तुलना कर रहा है तो नीचे पानी का घनत्व रखा है। तो जनरली वाटर इज यूज्ड एज ए रेफरेंस सबस्टेंस फॉर लिक्विड। The density of water at 4 degrees Celsius is 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तरल सामान्यतः तरल पदार्थ के लिए संदर्भ पदार्थ के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व का महत्व। फ्लोटिंग और श्रिंक ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को का तैरना या डूबना। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, it will float in water. If this if it is more than 1, she will sink. वस्तुओं का तैरना या डूबना। यदि किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व 1 से कम है तो वह पानी में तैरेगी। यह 1 से अधिक है तो यदि यह 1 से अधिक है तो वह डूबेगी। Mixing of liquid. By knowing the relative density of different liquid, we can determine whether they will dissolve in each other or not. द्रव का मिश्रण, विभिन्न द्रवों का अपेक्षित घनत्व जानकर हम निर्धारित कर सकते हैं कि वे एक दूसरे में घुलेंगे या नहीं। जैसे पानी और पेट्रोल एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, क्योंकि उनका जो अपेक्षित घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी अलग होता है, इस वजह से। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस कैन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, हेंस द रिलेटिव डेंसिटी कैन आल्सो चेंज। तापमान का प्रभाव, ताप में परिवर्तन के साथ पदार्थ का घनत्व बदल सकता है, इसलिए अपेक्षित घनत्व भी बदल सकता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हैज़ वेरी लिटिल effect on density, hence its effect on relative density is दबाव का प्रभाव। दबाव में परिवर्तन का घनत्व बहुत कम पड़ता है, इसलिए अपेक्षित घनत्व पर इसका प्रभाव नगण्य होता है, नेग्लेक्ट होता है, नगण्य होता है।